Hello everyone, it is Tripti from this channel. I have already taught class 10th, 11th, 12th English, but now I am trying to teach you SST also of class 8th. Further, I will try to teach you or in more content also, but today I am starting with civics chapter 1 of class 8th. If you find any problem, then comment in the comment section. First chapter's name is the Indian Constitution. Let's start studying it. Why does a country needs a constitution? जैसे कि ना हर एक कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है? टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. आजकल जो दुनिया है उसमें अधिकतर कंट्रीज़ के पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है. वाइल ऑल democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. देखो ये बात है ना उल्टी सीधी हो जाती है. जैसे कि है ना जो सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती है ना उन सबका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बट जितनी कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी डेमोक्रेटिक हो, है ना. द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पसेस. कॉन्स्टिट्यूशन देखो बहुत सारी चीज़ों के काम में आता है. First, it lays out certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in. देखो पहला क्या है कि ना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है ना हमें ऐसा देश देता है जैसे में हम सब चाहते हैं कि हमारा देश ऐसा हो, उसमें ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, वहाँ की सरकार ऐसी हो, वहाँ पे गवर्नमेंट हम खुद चूज़ करें, वहाँ के रूल्स हम खुद बनाएं, हम पे सारा फाइनल डिसीजन एंड हो. तो कॉन्स्टिट्यूशन वो सब करने में हमारे अच्छे से हेल्प करता है. और अगर हम इसी को दूसरी तरीके से देखें, अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी इज़. तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि हमारी सोसाइटी है ना वो कैसे रहती है. क्या वो कभी कभी लॉ फॉलो करती है या नहीं करती है, क्या कभी कभी वो लॉ को वायलेट करती है या नहीं करती है. A country is usually made up of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on the issues. देखो एक कंट्री होती है ना उसमें अलग अलग तरह के लोग रहते हैं. कोई है ना जैन है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है. मतलब सब अलग अलग तरीके के लोग हैं और उनके कुछ कुछ बातें तो मिलती भी हैं, कुछ कुछ उनके रीति रिवाज मिलते भी हैं. बट ऐसा हो सकता है कि कई बातों पे वो लोग एक दूसरे से एग्री ना करें, एक दूसरे की बातों पे हामी ना भरें. A constitution helps serve a set of rules and principles that all person in a country can agree upon on the basis of the way in which they want the country to be governed. ये देखो एक इसको अंडरलाइन कर लेना अपनी अपने बुक्स में कि है ना ये जो लाइन है ना ये कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन है कि वो क्या होती है. व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन का आंसर है ये. जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो एक सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स होती है, जो एक ऐसे रूल्स जो कि हमारे देश के लोगों ने बनाए हैं और हमारे देश के सारे लोग मतलब यही चाहते हैं कि वो सारे जो रूल्स बने गए हैं उन सबको सब लोग फॉलो करें. दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स दैट ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड. इसका मतलब यही है कि ना इसमें सिर्फ ये नहीं किस टाइप की गवर्नमेंट होनी चाहिए हमारे देश में, बट इसमें क्या है ना सारी कुछ बातें होती हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखो कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, ऐसी कुछ बातें होती हैं जो सारी की सारी कंट्रीज़ को फॉलो करनी चाहिए. कुछ अच्छे रूल्स होते हैं जिनको एक कंट्री को हमेशा मानना चाहिए, वहाँ के लोगों को मानना चाहिए, जिससे कि वहाँ के लोग डिसिप्लिन में रहें, अनुशासन में रहें. ठीक है. अब देखो अपनी बुक में ना आगे एक एग्जाम्पल है नेपाल का. वहाँ पे ना अपन ने देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही क्या होती है. ठीक हो. अब एक फ़ोटो है उसके नीचे ये कंटेंट दिया हुआ है. द कंट्री ऑफ नेपाल हैज़ विटनेस सेवरल पीपल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी. जो नेपाल है ना उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है एक डेमोक्रेसी पाने के लिए. There was a people struggle in 1990 that established democracy that lasted for 12 years until 2002. देखो पहले तो नेपाल के लोगों ने 1990 में एक स्ट्रगल किया, उसके बाद है ना उन्हें एक डेमोक्रेसी मिल गई जो कि सिर्फ 12 ईयर्स ही चली. इन अक्टूबर 2002 किंग ज्ञानेंद्र citing the most uprising in the countryside as his reason began taking over different aspects of the government with the army's assistance. और फिर वहाँ पे राजा ज्ञानेंद्र आए अक्टूबर 2002 में. उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे कंट्री साइड पे खुद का जो राज्य है वो शुरू कर दिया. गवर्नमेंट की जो आर्मी थी ना उससे अपनी तरफ कर लिया और खुद ने पूरे के पूरे देश को टेक ओवर कर लिया और खुद वहाँ के
किंग बन गए, मतलब उन्होंने एक तरह से डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया और वहाँ पे मोनार्की ला दी। द किंग देन फाइनली टुक ओवर एज द हेड गवर्नमेंट इन February 2005। और देखो 2002 में तो उन्होंने राज्य हड़प लिया और वहाँ पे पूरा का पूरा राज्य, मतलब सारी गवर्नमेंट के हेड वो कब बने, 2005 में। In November 2005, the Maoists joined other political parties to sign a 12-point agreement। और फिर क्या हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट किसकी थी, माओइस्ट की थी। तो उन्होंने क्या किया, एक 12 पॉइंट का एग्रीमेंट साइन करा उधर की, क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है ना जो यहाँ पे से अपनी होती है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, की सारी ऐसी वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ कोई 12 पॉइंट एग्रीमेंट साइन करा उन्होंने। दिस एग्रीमेंट सिग्नल्ड टू द लार्जर पब्लिक एन इनएमिनेंट रिटर्न टू डेमोक्रेसी एंड पीस। उस एग्रीमेंट में क्या था, वो देखो जो माओइस्ट थे ना, वो ना राजा ज्ञानेंद्र की तरफ से थे जिन्होंने ना डेमोक्रेसी ख़त्म किया था। उस 12 पॉइंट एग्रीमेंट क्यों लिखा गया था, वो इसका मतलब था कि जो पूरी पब्लिक है वो है ना डेमोक्रेसी और पीस पे वापस आ सकती है अगर उस 12 पॉइंट एग्रीमेंट पे साइन कर लिया जाए। In 2006, this People's Movement for Democracy began gaining immense force। अब क्या हुआ कि जो डेमोक्रेसी के लिए लोग है ना, देखो सबके सब लड़ाई करते थे कि है ना भाई हमें भी है ना खुद का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, हमें भी वोट करना है, एंड जो रूल्स बनेंगे ना वो सब हम बनाएंगे। तो वहाँ के लोग है ना इकट्ठे होने लगे 2006 में और सबके सब ना एक दूसरे मतलब विरोध करने लगे मोनार्की का। It repeatedly refused the small concessions that the king made, and finally in April 2006 the king restored the third parliament and asked the political parties to form a government। अब क्या हुआ कि जो राजा है ना उसे डर लग रहा था कि है ना अब कहीं है ना उसे लोग हटा ना दे, क्योंकि लोग तो विरोध कर रहे थे कि हमें तो राजा चाहिए ही नहीं, हमें तो मोनार्की चाहिए ही नहीं। तो राजा ना थोड़े थोड़े लोगों के फेवर में भी कुछ रूल्स बना रहा था कि जिससे लोगों को फ़ायदा हो, बट लोगों ने लेने से मना ही कर दिया, है ना। और क्या हुआ कि है ना जो अप्रैल 2006 थी ना उसमें राजा ने थर्ड पार्लियामेंट बना दिया और ना जो पॉलिटिकल पार्टीज थी ना उनसे बोल दिया तुम ना खुद की एक गवर्नमेंट बना लो। In 2008, Nepal became a democracy after abolishing the monarchy. The above photos show scenes from the people's movement from democracy in 2006. There is nothing in that picture। उस पिक्चर में ऐसा कुछ खास नहीं है, उसमें बस एक लड़का दिखाया हुआ है जो कि मतलब ऐसे कर रहा है कि विरोध कर रहा है, उसमें बस उस पिक्चर में ऐसा कुछ खास नहीं है। और तो क्या है 2008 में ना जो नेपाल है वो डेमोक्रेसी बन गया, मोनार्की को बिल्कुल बैन कर दिया कि अब नहीं आएगी भाई मोनार्की। उन्हें खुद पर तो इस बात का यकीन था ही। Let us try and understand what we mean by this through two contrasting situations in recent history of Nepal, a country that borders India on the north। नेपाल तो पता ही है कहाँ पे है, तो फिर ना उसमें है ना दो सिचुएशंस रही हैं, एक पहले एक मोनार्की थी और ना फिर उसके बाद फिर से आ गई, है ना। तो the previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected that fact। The final authority rested with the king। तो देखो इसका मतलब था कि है ना 12 इयर्स तक डेमोक्रेसी रही थी 1990 के बाद 2002 तक। तो फिर ना 1990 के बाद एक है ना उसके पहले एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था कि है ना उसमें फाइनल अथॉरिटी किंग के पास थी, क्योंकि पहले एक मोनार्की थी तो किंग के ऊपर ही लास्ट डिसीजन है ना एंड करता था। A people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the powers of the king। और उन्होंने ना फिर जैसे कि है ना बाद में फिर है ना उन्होंने जो पीपल्स मूवमेंट हुआ था, देखो फिर 2 बार मोनार्की आई थी ना, एक और बार 2002 के बाद भी आ गई थी, तो उन्होंने 2006 में फिर से है ना राज्य की पावर को ख़त्म कर दिया और ना फिर उन्होंने जो इतना सारा रिबेलियन किया था, रिवोल्ट किया था, है ना, उसके बाद है ना उसके बाद उन राजा की पावर्स तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। द पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टेब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। और फिर लोगों को तो देखो नेपाल का रिवोल्ट इसलिए किया था क्योंकि उन्हें है ना नेपाल को एक डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करना था, तो उन्होंने जो पहले मोनार्की का कॉन्स्टिट्यूशन था उसे डेमोक्रेटिक वाले में चेंज कर दिया। The reason that they did not want to continue with the previous constitution is because it did not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be and that they have fought for। और ना उन्हें पुराना कॉन्स्टिट्यूशन बस इसलिए नहीं रखना था क्योंकि है ना वो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि उसमें वही सारे रूल्स थे जो कि राजा पे एंड में पावर एंड करती थी। उसमें कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वाला नहीं था जो कि होना चाहिए। As in the game of football in which
A change in the constitutive rules will change the game altogether. Nepal, by moving from a monarchy to a democratic government, needs to change all the constitutive rules in order to usher in a new society. वही सारी बात है, नेपाल को अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना ही पड़ेगा क्योंकि पहले मोनार्की वाला कॉन्स्टिट्यूशन था, अब उन्हें डेमोक्रेटिक वाला चाहिए. This is why the people of Nepal adopted a new constitution for the country 2015. The caption alongside elaborates नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी. अभी अभी हमने जो इमेज के नीचे वाला पार्ट पढ़ा था ना, वो वाले पार्ट की इस पर बात हुई है कैप्शन वाले में, है ना. और इसमें बस ये दे रखा है कि नेपाल के पीपल को नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था जो कि नेपाल की गवर्नमेंट ने उन्हें 2015 में दे दिया था. The second important purpose of constitution is to define the nature of the country's political system. देखो हमने फर्स्ट पर्पस पढ़ लिया था ना फर्स्ट पेज पे. अब ये सेकंड वाला पर्पस है कि कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, कंट्री डेमोक्रेटिक है या फिर मोनार्की सिस्टम चलता है. तो फॉर एग्जाम्पल नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ये तो देखो पता ही है अपन को राजा वाला सिस्टम क्या होता है. उसके कुछ दरबारी होते हैं, एक राजा होता है, एक रानी होती है, बाकी राजकुमार राजकुमारी भी होते हैं जो अपनी हिंदी स्टोरीज जो होती हैं उसमें. वही था इधर भी कुछ, है ना. नेपाल के पहले वाले कॉन्स्टिट्यूशन में जो राजा था वो किस पे कौन रूल करता था, उस पर राजा और उसके दरबारी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. इन countries that have adopted a democratic form government or polity, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within these societies. अब देखो क्या है कि जितने भी देश जो डेमोक्रेटिक होते हैं ना, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़रूरी चीज़ होती है. जितनी गवर्नमेंट होती है उन सबको पावर कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जो लोग होते हैं उन्हें राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन देता है, हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ही करता है ना. तो है ना, अब क्या है कि और तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ ऐसी गाइडलाइंस, कुछ मेन रूल्स हमें देता है जिनसे है ना हमारी जो गवर्नमेंट है उनकी डिसीजन मेकिंग हमारे फेवर में हो, हमेशा हमारा फ़ायदा हो. In our constitution, we choose our leaders so that they can exercise powers responsibly on our behalf. क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक डेमोक्रेसी होती है उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है. कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा ये तो होता ही है कि हम हमारे लीडर्स ना खुद ही चुनते हैं जिससे कि वो हमारी तरफ से एक अच्छे डिसीजंस ले सके हमारे लिए. However, there is always the possibility, पर हर बार कहीं ना कहीं ये संभावना होती है दैट दीज लीडर्स माइट मिसयूज देयर अथॉरिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड्स सेफगार्ड अगेंस्ट इट. कभी कभी क्या होता है जो हमारे लीडर है ना, अपने फ़ायदा, लीडर्स कौन है, जो वही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जिन्हें हमने चुना है, वो अपनी पावर्स का ना गलत इस्तेमाल करते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें उसके प्रति भी हमारा बचाव करता है. दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रोस इनजस्टिस एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो. अब क्या है, जब कोई अथॉरिटी क्या है इधर, पावर. अब कोई अपनी पावर का मिसयूज़ करता है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अनजस्ट हो जाता है, बहुत गलत हो जाता है. तो एक स्टोरी बोर्ड दिया है, अभी देखो स्क्रीन पे है, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है. इस स्टोरी बोर्ड के ज़रिए हमें एक एग्जाम्पल सेट करा जा रहा है हमारे दिमाग में. देखिए स्टोरी बोर्ड को पढ़िए, इससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी के बारे में. सुरेश इज़ द क्लास मॉनिटर. अब देखो आपकी भी क्लास में होते होंगे क्लास मॉनिटर, क्लास माइंड कराने के लिए. तो सुरेश क्लास मॉनिटर है. ही इज़ अ बुली. वो मतलब सबको परेशान करता है, मतलब टीचर की नज़र में वो बहुत अच्छा है बट वो वैसे सबको परेशान करता है. हिज क्लासमेट्स आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिम. उसको ना कोई भी पसंद नहीं करता है. मिसेज राव द क्लास टीचर हैज़ टू लीव द क्लासरूम ऑन सम अर्जेंट वर्क. अब देखो कभी कभी क्या होता है, अपनी टीचर्स जो होती हैं उन्हें प्रिंसिपल सर बुलाते हैं या उन्हें कुछ काम हो जाता है तो वो वहाँ से चली जाती हैं, तो उन्हें जाना पड़ता है ना. और वो क्या बोलती है, सुरेश से बोल देते हैं तुम क्लास माइंड करा लेना, ठीक है, कोई बात नहीं करना चाहिए. तो सुरेश तो है ही एक परेशान करने वाला लड़का, तो अब उसने अनिल को परेशान करना शुरू कर दिया. अनिल उसका एक क्लासमेट ही है, ठीक है ना. अनिल टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेज राव. अब देखो अनिल ने कुछ किया नहीं है बट सुरेश उसे परेशान करने के लिए क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हारी शिकायत करूँगा. बट व्हाट आई हैव डन. अब अनिल बोल रहा है पर मैंने किया ही क्या है. अब क्या होता है, मिसेज राव क्लास पे वापस आ जाती हैं थोड़ी देर में. मैम वाइल यू वर अवे अनिल केप्ट टॉकिंग लाउडली एंड डिस्टर्बिंग द क्लास. ही वुड नॉट लिसन टू मी. अब जो देखो ये कितना ख़राब लड़का है, इसने देखो क्या किया, मिसेज राव से बोल दिया, अपनी जो क्लास टीचर उससे बोल दिया जब मैम आप गए ना तो अनिल ना पूरी क्लास में बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा था, पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था और मेरी बात भी नहीं सुन रहा था. अब देखो उसने झूठ बोला ना, अनिल ने कुछ नहीं किया था. फिर भी अनिल
You will have to stay back after school today and write I will not disobey the class monitor 100 times. अब देखो अनिल ने कुछ नहीं किया था, बट ना जो अपना क्लास मॉनिटर था ये सुरेश, इसने ना उसे पनिशमेंट दिला दी. अब टीचर ने उसे पनिशमेंट दे दी कि तुम है ना स्कूल के बाद है ना यहीं रुकोगे और 100 टाइम्स है ना जो स्कूल बोर्ड है उस पर लिखोगे कि मैं मॉनिटर की बात कभी भी नहीं मना करूँगा मानने से. तो अब देखो बेचारे अनिल को तो प्रॉब्लम ही हुई है ना, उसकी वजह से उसके साथ इनजस्टिस हुआ है. बट मैम आई डिड नॉट डू एनीथिंग. तो अब अनिल बोल रहा है कि मैंने तो पर कुछ किया ही नहीं. बट अब क्लास टीचर कहाँ सुनेगी उसकी, क्योंकि वो क्लास टीचर्स हमेशा मॉनिटर की सुनते हैं मेनली. आपने भी अपनी अपनी क्लासेस का देखा होगा, क्लासेस में देखा ही होगा ये बात. बट ना कभी कभी उसने देखो जो सुरेश ने अपनी पावर का मिसयूज़ किया, जो कि बिल्कुल गलत है. ऐसे ही कभी कभी हो सकता है कि हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारे लिए रूल्स बनाते हैं, वो भी कभी कभी ऐसे ही रूल्स बनाए जिससे हमारा हमेशा नुकसान. बस इसी वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें कई बार इसके प्रति हमारी रक्षा करता है. In democratic societies, the constitution often lays down rules that guard against the misuse of authority by our political leaders. कई बार हमें हमारे political leaders से बचाता है कि वो अपनी powers का misuse ना करें. In the case of Indian Constitution, about which you will read more in the later chapters. देखो ये पूरी बुक का मतलब बुक आपकी है ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, मतलब मेनली है तो पॉलिटिक्स के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के बारे में. तो इसमें और चैप्टर्स में भी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो पढ़ेंगे. तो इसमें क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैनी ऑफ दीज लॉज आर कंटेन इन द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. जो मेन जो हमारे लॉज है ना, जो इंसानों के लिए, मतलब जैसे यहाँ पे जो इंसान तो है ही, बट जितने लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं, कुछ ह्यूमन राइट्स बनाए गए हैं, उन्हें फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं. उस सेक्शन में हम ये मिसयूज़ ऑफ पावर के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स हैं, वो हम आगे इसी चैप्टर में और पढ़ लेंगे. डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑन द दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि? आप लोगों ने अपनी क्लास 7th की बुक में तो पढ़ी होगी ना वो वाली बुक, ओम प्रकाश वाल्मीकि के एक्सपीरियंसेस वाली, क्लास 7th में वो झूठन के बारे में अपने पढ़ा था इतना सारा. इन दैट चैप्टर वी ऑल टॉक्ड अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ओम प्रकाश फेस्ड बिकॉज ही वॉज दलित. उसमें अपन ने देखा था ना कि वो एक दलित था, इस वजह से उन्हें कितनी सारी डिस्क्रिमिनेशन लोगों ने बोला था कि ये अनटचेबल है, इससे दूर रहो, इतना ज़्यादा उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन झेला था. ऐसे ही अपन ने 6th क्लास में भी पढ़ा था. डॉक्टर BR अम्बेडकर जब छोटे थे तो उनकी भी कंडीशन पढ़ी थी ना अपन ने. तो ऐसे ही उनको बहुत ज़्यादा ऐसे कास्ट के अकॉर्डिंग उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया गया था, है ना. अब क्या है, यू रेड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी टू ऑल पर्सन एंड सेज दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन. तो अब क्या है कि आपने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वालिटी के बारे में बहुत कुछ हमें बताता है सारे लोगों के बारे में, और ना बोलता है कि कोई भी सिटीज़न किसी भी ग्राउंड पे, रिलीजन हो, कोई रेस हो, कोई कास्ट हो, कोई जेंडर हो, लड़का है लड़की है, कहाँ पैदा हुआ है, कैसे भी किसी भी तरीके से उसे बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता. द राइट टू इक्वालिटी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और जो राइट टू इक्वालिटी है वो एक फंडामेंटल राइट है जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है. आगे पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, पर ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग इसे पूरा देखोगे नहीं. इस वजह से इसका सेकेंड पार्ट बनेगा, उसमें हम और डिस्कस करेंगे और इसको धीरे धीरे आराम से अच्छे से समझेंगे. तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आपके दोस्तों को भी ये चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा ना तो उसने भी एक बार शेयर कर ही देना, और अगर नहीं करे मन तो बाद में कर देना, कोई बात नहीं. चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में.